हेलो फ्रेंड्स, इन जो वीडियो के माध्यम से हमारा एक प्रयास ये भी है कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक आपके लिए लेके आएँ जो सामान्य तौर पर दूसरे सोर्सेस में अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है या उतने व्यवस्थित अवेलेबल नहीं है कि उनको एग्ज़ाम के लिए उसी रूप में उपयोग किया जा सके। तो ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जो किताबों में, गाइड्स में नहीं है, सिलसिलेवार नहीं है, क्रमबद्ध रूप से नहीं है या उस दृष्टि से नहीं दिए गए हैं जिस एंगल से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा कोशिश होती है, प्रयास होता है कि हम उन सब्जेक्ट्स को खासतौर पे आपके लिए लेके जाएं, बजाय इसके कि परंपरागत चीज़ें भी लेके आएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कम चर्चा में हैं, कम आपकी किताबों में उपलब्ध है, कम आपके स्रोत में उपलब्ध है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, और वो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं और टॉपिक होगा वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन बड़ा चर्चा में रहता है, हिंदी में कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉरी इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी करते करते गड़बड़ हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। और हम इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे। और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो लेट अस सी फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलग अलग पक्ष देखते हैं, हम इसका अर्थ देखेंगे और दूसरी चीज देखेंगे भारत में किस प्रकार से ये क्रियान्वित किया जा रहा है, हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, इंक्लूजन भाषा से समझते हैं। देखिए, भाषा, मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं कि भाषा जो है वो किसी भी विषय को समझने का सबसे पहला और सबसे मजबूत आधार है। अगर आपको भाषा समझ में आ रही है, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आपको हिंदी समझ में आ रही है, कुछ शब्द हमारे यहाँ संस्कृत से लिए जाते हैं, वो समझ में आ रही है, तो आपके लिए चीज़ समझने का मतलब आधा काम तो अपने आप हो जाता है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप देखिए, इंक्लूजन है, समावेश है, इंक्लूड करना, इंक्लूड कर लो। गमे इश्क भी गमे दुनिया में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है जो शराब शराबों में मिले, अहमद फराज का एक शेर है। तो समावेश करना, मिला लेना। तो इंक्लूजन मतलब किसी चीज को मिलाना, किसी को सम्मिलित करना है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल सेवाओं में मिलाना है। फिर से देखते हैं कि अर्थ क्या है। देखिए, वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है वित्तीय सेवाएं उन लोगों तक पहुंचाना, उन वर्गों तक पहुंचाना, उन क्लासेस तक पहुंचाना जो अभी तक वित्तीय सेवाओं से वंचित है। वित्तीय सेवाओं का तात्पर्य क्या है? वित्तीय सेवाएं मतलब बैंकिंग सेवाएं, मतलब बीमा की सेवाएं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और तीसरा वित्तीय सुरक्षा की सेवाएं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जो सर्विसेज है, ये उन लोगों तक, उन वर्गों तक पहुंचाना जो अभी तक इससे वंचित है, who are deprived from all these financial services like banking, insurance and financial security। उन तक ये वित्तीय जो है सेवाएं जो है इनको पहुंचाना, ये वित्तीय समावेशन है। और देखते हैं, देखिए ऐसा है कि जैसे भारत में एक, मान लीजिए अमीर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के या उच्च मध्यम वर्ग के और उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए, उनके पास पर्याप्त पैसा है, तो उनके लिए एक तो लोन मिलना आसान हो जाता है। लोन मिलना आसान हो जाता है, बैंक में खाता खुलाना, बैंक में ड्राफ्ट बनाना, बैंक से दूसरी फैसिलिटीज़ लेना बड़ा आसान हो जाता है। FD बनाना, लॉकर लेना, सब आसान होता है। लेकिन आप देखिए कि देखिए कि वो बीमा करा सकते हैं, क्योंकि दे आर एबल टू पे द प्रीमियम्स। वो बीमा कराते हैं, वो एक्सीडेंट बीमा कराते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं और दूसरे तरह के इंश्योरेंस भी प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू पे द प्रीमियम्स। वो प्रीमियम देने में सक्षम है। लेकिन आप देखिए कि जो गरीब वर्ग है,
जो बहुत समाज के निचले तबके का वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो दिहाड़ी करके काम करने वाले लोग हैं, जो रेहड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, ठेला चला के एक फेरी लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन आप देखिए कि जो बिल्डिंग में जो काम करने वाले मजदूर है, फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लेबर्स है, उनकी बात कीजिए, उनकी आय इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बैंकों में खाता खुलाएं, बैंकों से लोन प्राप्त करें, बैंकों में दूसरी सुविधाएं प्राप्त करें, इंश्योरेंस कराएं या फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करें, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करें कि भविष्य में भी उनको पैसा मिलता रहे, ऐसी कोई सिक्योरिटी प्राप्त करें। वो इसमें सक्षम नहीं होते और अभी तक वो इस सेवाओं से, इन सुविधाओं से वंचित थे। जबकि बड़ा विरोधाभास, बड़ी विडंबना यह है कि इसी वर्ग को सबसे ज्यादा आवश्यकता है वित्तीय सेवाओं की। आप देखिए, इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा आवश्यकता इसको है। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाता है, मान लो उसकी डेथ हो जाए तो उसको इंश्योरेंस की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका उद्योग चल रहा है, उसके बच्चों के काम आ जाएगा, उसके परिवार के लोगों को काम आ जाएगा, उसने इतनी सेविंग्स की होगी कि परिवार के बच्चों के लोगों का काम आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ऐसा मजदूर जो रोज बिल्डिंग्स में काम कर रहा है, दूसरी जगह काम कर रहा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, वो अगर मर जाएगा तो अगले दिन से उसके घर में जो है भोजन की ही दिक्कत हो जाएगी, बेसिक एमिनिटीज की ही दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखिए कि किसको आवश्यकता है ज्यादा इंश्योरेंस की, इस मजदूर को ज्यादा आवश्यकता है। पर बड़ी, वही मैं कह रहा हूं कि विडंबना है, बड़ा आयरनिकल स्थिति है कि साहब जिसको चाहिए उसको नहीं है। इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इस मजदूर को, इस रेडी दलाल लगाने वाले को, दिहाड़ी फेरी पर बेचने वाले लोगों को, इनको ज्यादा आवश्यकता है इंश्योरेंस की, इनको ज्यादा आवश्यकता है बैंकों की, इनको ज्यादा आवश्यकता है छोटे छोटे माइक्रो लेवल माइक्रो फाइनेंस की, इनको ज्यादा आवश्यकता है हुजूर, लेकिन इनको अवेलेबल नहीं है। तो जो वित्तीय समावेशन है, ये ऐसी ही एक विचार है, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जो उन लोगों को भी वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाता है जो अभी तक इन सुविधाओं से, इन सेवाओं से, खासतौर पर बैंकिंग की सेवाओं से, बीमा की सेवाओं से, वित्तीय सुरक्षा की सेवाओं से अभी तक वंचित थे। तो ऐसे लोगों को लाना वित्तीय सेवाओं के दायरे में, यही कहलाता है वित्तीय समावेशन। मोटे मोटे तौर पर गरीब लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को, निचले तबके के लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, ये वित्तीय समावेशन है। तो ये तो क्लियर है। दूसरी चीज यह है कि ये किस तरह से क्रियान्वित हो रही है, हाउ इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो ये जो वर्तमान सरकार है, इसका जो पिछला कार्यकाल था, वहां से वित्तीय समावेशन बहुत एक बड़े अभियान के रूप में चलाया गया है। तो हम कुछ ऐसी योजनाएं अब देख रहे हैं जो वित्तीय समावेशन के दायरे में आती है। ऐसी कई योजनाएं हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे जनधन योजना है, जनधन योजना है, जनधन खाते की योजना है, या आप देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, या आप देखिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, जीवन ज्योति योजना, या और देख सकते हैं जैसे अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, या आप देख सकते हैं कि जैसे मुद्रा है, मुद्रा योजना है। ये अलग अलग कुछ योजनाएं हैं जो वित्तीय समावेशन को भारत में बहुत इंप्रेसिव प्रकार से लागू करती है, बहुत प्रभावी ढंग से लागू करती है। तो हम एक एक करके इन योजनाओं को देखते हैं। जैसे पहले जनधन योजना देखें। देखिए, जनधन योजना जो है ये 2014 में लागू की गई, 2014 में। और इसके अंतर्गत उन लोगों को बैंकिंग दायरे में लाने की कोशिश की गई जिनका बैंक में कोई खाता नहीं था। तो उन्हें ऐसे नो फ्रिल अकाउंट आप जानते होंगे, या जिनको जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है, ऐसे खाते उनके खुलवाए गए। उनको ऐसे खाते खोलने के लिए सुविधा दी गई कि वो बैंक में जाए और ऐसे खाते खोलने हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट है। जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम जब बैंक का खाता खोलते हैं तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस हमको रखना पड़ता है, 1000 रुपये, 5000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है 3 माह के एवरेज में। अगर आपने वो नहीं रखा तो आपको जो है एक पेनल्टी देनी पड़ती है।
लेकिन इनको जीरो बैलेंस अकाउंट दिया गया कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलें, उसमें पैसा जमा करें, बहुत अच्छी बात है। ना भी कर पाए तो भी कोई चार्ज आपसे ना लिया जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों की जो बैंकिंग हैबिट्स है वो डेवलप होगी। आप देखिए भारत में आरबीआई ने राइट सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट भारत में बैंकिंग आदतों का विकास करने की कोशिश की। वो बैंकिंग आदतें विकसित नहीं हो पाई। भारत में जब जो लीड बैंक योजना आई थी उसका उद्देश्य भी यही था कि भारत में लोगों को बैंकिंग आदतों का, बैंकिंग हैबिट्स को डेवलप करें, बट इट कुड नॉट बी। लेकिन यहाँ से ये योजना बड़ी चली है और बहुत सक्सेसफुल हुई है। ध्यान रखना, भारत में अभी लगभग 31.8 करोड़ ऐसे खाते खोले जा चुके हैं, 31.8 करोड़ सच अकाउंट्स। और इन खातों में जो है बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। आप देखिए कि इन खातों में ये भी सुविधा है कि 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा दिया जाता है। जो भी ये खाता खुलाएगा उसको रेगुलरली चलाएगा, 15 रुपये जमा कर दिए, 100 रुपये जमा कर दिए, 50 रुपये निकाल लिए, ऑपरेट करता जाएगा, उससे 30,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा कि अगर उसकी डेथ होती है इस दौरान तो 30,000 विल बी पेड। और दुर्घटना बीमा होती है तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा। तो 30,000 और 1 लाख रुपए का बीमा इसमें मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें ऋण सुविधा भी है। इसमें उनको ओडी की सुविधा है, ओवरड्राफ्ट दिया जा रहा है कि अगर ठीक से अगर आपने खाता ऑपरेट किया तो 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट मिलेगा। ओवरड्राफ्ट यानी ऋण की सुविधा मिलेगी। और ये आगे बढ़ाया जा सकता है। बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो ये इसको बढ़ा सकता है। आप देखिए कि सरकार अपनी कई योजनाओं को इस खाते के माध्यम से लागू कर रही है। अभी आप देखिए कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ और लोग जो है वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, लोगों के लिए खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने इसी के माध्यम से एक योजना चलाई है कि जो महिला खाता धारक है जनधन योजना के अंतर्गत, उनको 500 रुपये प्रति माह इस खाते में दिया जा रहा है। सच ए ह्यूज अमाउंट। सोचिए 31 करोड़ खाते हैं और 500 रुपये दे रहे हैं। आधी महिला भी होंगी तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जनधन योजना, जिससे उनकी बैंकिंग को उनके करीब ले आया जा रहा है। दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। सुरक्षा बीमा योजना जो है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में, देखिए जो मैं बता रहा था कि मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, दिहाड़ी मजदूरों के साथ बहुत खतरा है। बिल्डिंग में काम कर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, डेथ हो गई, मशीन कोई ऑपरेट करने में कोई चूक हो गई तो इससे डेथ हो सकती है। तो उनके लिए है कि इसमें जो है 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा, दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। और उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत, आप देखिए कि उसकी कॉस्ट कितनी है। बहुत सारे दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बड़े आश्चर्य में हैं कि कैसे दे रहे हैं भारत में इतना बड़ा बीमा। इसकी कॉस्ट यह है कि आपको इसके लिए प्रीमियम देना है केवल 12 रुपये प्रति वर्ष, 1 रुपये प्रति माह, ओनली 1 रुपीज पर मंथ। तो 1 रुपये प्रति माह का जो है आपको केवल प्रीमियम देना है और आपको 2 लाख रुपए प्रति वर्ष का दुर्घटना बीमा प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें केवल ऐसा नहीं कि डेथ पर ही मिलेगा। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, किसी एक्सीडेंट के कारण किसी प्रकार का स्थायी जो है वो स्थायी विकलांगता आती है, तो उस स्थिति में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज जो है मिलेगी आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। ये भी 2015 में शुरू की गई थी ये योजना। इसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है ये भी 2015 से शुरू की गई थी, 2015 से, और ये जीवन बीमा की योजना है। इसमें भी 2 लाख रुपए तक का बीमा है, 2 लाख रुपए तक का बीमा है और प्रीमियम है केवल 330 रुपए। 330 रुपए। सरकार बड़े गर्व से बताती है कि साहब ये दोनों बीमा अगर आप लेते हैं तो आपको 1 रुपये प्रतिदिन से भी कम खर्चा लग रहा है और उसमें आप इतना बड़ा बीमा प्राप्त करते हैं। तो 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्राप्त हो रहा है 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर। और इसको सीधे खाते से जोड़ा गया, जनधन खाते से, कि जनधन खाते से ही आपकी प्रीमियम हर साल ले ली जाएगी। तो यू नीड नॉट टू पे द प्रीमियम एवरी ईयर, आपसे ये ले ली जाएगी। और अगर आप बीच वर्ष में भी करते हैं तो आपकी प्रीमियम कम हो जाएगी, ये भी है इसमें। फिर इसके अलावा एक अटल पेंशन योजना है।
ये मैं कह रहा था कि जीवन सुरक्षा भी चाहिए। भाई जो नौकरी कर रहा है, सरकार की नौकरी कर रहा है, उनको तो पेंशन मिल रही है, या लोग जो बड़े कारोबारी है वो जो है पब्लिक पेंशन जो स्कीम होती है वो ले लेते हैं और उनको ये लाभ मिल जाता है। लेकिन गरीबों को कहाँ से मिलेगा? उनको भी तो सुरक्षा चाहिए, उनकी भी तो, वो भी तो उम्रदराज होंगे, बूढ़े होंगे, तब उनकी आय कहाँ से होगी? उसके लिए अटल पेंशन योजना की गई है, जिसमें जो है, ये भी 2015 से की गई है, जिसमें जो है आपको एक नॉमिनल अमाउंट जमा करना है। 2015 से यह शुरू की गई है, एक नॉमिनल अमाउंट जमा करना है और आपको 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेके 5000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिलेगी। 1000 to 5000 पर मंथ, इतनी पेंशन मिलेगी। और यहां जो आपको प्रीमियम जमा करना है उसका 50% अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड बाय द गवर्नमेंट। वो सरकार की तरफ से एक प्रकार की सब्सिडी है, एक प्रकार का ग्रांट है कि आप जो है 50% जो प्रीमियम होगी वो सरकार जमा करेगी। 50% या 1000 रुपीज, जो भी ज़्यादा हो, जो भी कम हो, वो सरकार द्वारा दी जाएगी। मुद्रा योजना सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी, सबसे ज़्यादा एम्बिशियस ये स्वरोजगार के लिए है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए है। जो माइक्रो फाइनेंस की स्कीम है, माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, सूक्ष्म वित्तीयन की अवधारणा है, उसको ये लागू करता है। मुद्रा एक्चुअली एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, जिसको आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये एक प्रकार का एक बैंक जैसा है, जैसे आरबीआई है, जैसे नाबार्ड है, और ये उन छोटे छोटे बैंकों को फाइनेंस करता है। ठीक से देखना है, ये किसी को फाइनेंस नहीं करता, ये बैंकों को फाइनेंस करता है ताकि बैंक छोटे छोटे उद्यमियों को ऋण दे सके। रीफाइनेंस एजेंसी, ध्यान रखिए, पुनर्वित्त की एजेंसी है। पुनर्वित्त यानी इट विल फाइनेंस टू द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, और वो बैंक्स और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फिर एक्चुअल जो बेनिफिशियरीज है, एक्चुअली जो हितग्राही है, उनको छोटे छोटे ऋण देंगे। तो ये मुद्रा संगठन है। और फिर एक मुद्रा योजना भी है इसके अंतर्गत, जिसमें छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए लोगों को माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है। तो इसमें अलग अलग योजना है, 3 योजना है, शिशु है, किशोर है और तरुण है। तो शिशु योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है छोटे उद्योग शुरू करने के लिए, और किशोर योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, 5 लाख, और 5 लाख से 10 लाख का ऋण दिया जाता है तरुण योजना के अंतर्गत। तो ये छोटे छोटे ऋण दिए जा रहे हैं छोटे छोटे उद्यमियों को। स्वाभाविक सी बात है, आप देखिए 50,000, 10,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण कौन लेगा? कोई ठेले लगाने वाले, कोई रेहड़ी लगाने वाले, छोटी दुकान वाले, यही लोग लगाएंगे ना। तो उनको माइक्रो फाइनेंस मिलेगा और उनका उद्योग शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी ऋण की सुविधा में जो है सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये अलग अलग वो योजना है जिसके माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लागू हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने कमेंट्स भेजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।